हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, चलते हैं हम आगे अपने अगले वीडियो में। आप सब लोग जानते हैं कि हम आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई है, जिसका बैच का नाम सुपर 30 था, जिसमें 30 दिनों में आपके लिए हम पूरा सिलेबस कवर कराने वाले थे। अब मोस्टली आपको ये बैच समाप्ति की ओर चल रहा है। इसमें हम आपके लिए कंटिन्यूस बेसिस पर धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी। पीवाईक्यू के तौर पर आपको सब्जेक्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलते रहेंगे, एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और जो भी आपके लिए वीडियो में कराया जा रहा है वो अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके लिए एडिशनल पॉइंट कॉपी में जो आपको अलग से लिखाया जा रहा है पॉइंट, उसको भी आप नोट करिए, क्योंकि जो एडिशनल पॉइंट लिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में कोई भी अगर एग्जाम देते हैं तो वो पॉइंट ऐसे हैं कि हर एग्जाम में आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी पॉइंट हैं उनको लिखिए अपनी कॉपी पर और बार बार दोहराइए। तो पहले हमने 4 वीडियो में देखा है कि इंडियन पॉलिटी के जितने क्वेश्चन बने हैं, जिसका पॉलिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको सारा अच्छे से क्लियर करा है। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए अब इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया है। हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो मैंने तीनों के क्वेश्चन मिक्स रखे हैं। आप बस ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो पॉइंट आपको मिले अलग से उन्हें नोट करते रहिए। तो तीनों हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे और एनटीपीसी में कौन कौन से क्वेश्चन किस साल में आए हैं वो आपको मैंने क्वेश्चन के लिए बताया है कि क्वेश्चन के नीचे आपको बताया गया है कि कौन सा एग्जाम किस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। तो जो क्वेश्चन है अभी, तो 2021 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो सारे क्वेश्चन हम हिस्ट्री के कवर करेंगे। कौन कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे? एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो तीनों का पार्ट हम देखेंगे, एकदम उन पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना शानदार तरीके से। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड लाते हैं, ताकि आप उसको पढ़ के ऊर्जावान रहें, आप मोटिवेट रहें। ठीक है, क्योंकि आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो आपके लिए मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले मोटिवेशनल कोड पढ़ लेते हैं, फिर आगे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला मोटिवेशनल कोड क्या है कि अगर आप मेहनत करते हैं किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को पाने के लिए, आप 1000 बार मेहनत करते हैं, 1000 बार मेहनत करते हैं। अगर कोई आपको कोई रेस भी जीतनी है तो कई साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई बार दौड़ना पड़ता है। तभी जब फाइनल रेस होती है तब आप उसमें फाइनल जीतते हैं। तो इसमें मतलब एक बार जीतने के लिए आपको 1000 बार दौड़ना पड़ता है, 1000 बार भागना पड़ता है। तो यही हमारा मोटिवेशनल कोड था कि 1000 बार हारना पड़ता है एक बार जीतने के लिए। कोई भी हो, कोई भी सक्सेस हो, अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं तो कई जाहिर सी बात है कि कई बार आप हारे होंगे। तो हार के ही सीख मिलती है। उस मतलब जब हारते हैं, हार के जो कमियां होती हैं उन्हें आप सही करते हैं, तब जाके आप जीतते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशनल कोड क्या है? 1000 बार हारना पड़ता है एक बार जीतने के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? क्या है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। ऑप्शन है पहला उमेश चंद बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है एलन ऑक्टावियन ह्यूम और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पूछ रहा है कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। मुझे बताइए आपकी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आईएनसी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में स्थापना किसने करी थी? स्थापना करी थी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। ये एक ब्रिटिश रिटायर अधिकारी थे, जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, रिटायर अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1885 में। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885। सही डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टावियन ह्यूम या फिर एओ ह्यूम के नाम से भी ना जाना जाता है, इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 में ही इसका पहली बैठक हुई। क्या हुई? पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक को ही क्या है?
इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन से अध्यक्ष थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। किसने इसकी स्थापना करी थी? एलन ऑक्टावियन ह्यूम या फिर एओ ह्यूम ने। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलते हैं हम इसका कुछ एडिशनल पॉइंट में मैं आपको नोट करा दूंगा। आप जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो आप नोट करते रहिए, क्योंकि कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए, बहुत सारे अधिवेशन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। तो वो आपको मैंने पूरा चार्ट बना के लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप सारे के जो भी अधिवेशन हुए हैं, कौन अध्यक्ष थे, कब हुआ, उसमें क्या हुआ, वो सारी चीज़ आप नोट करते रहिए। ठीक है, देखिए पहला अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टावियन ह्यूम या फिर एओ ह्यूम के द्वारा होती है। पहला अधिवेशन होता है कहाँ पर? मुंबई में। पहला अधिवेशन होता है मुंबई में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन होता है। पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या है? पहले अध्यक्ष होते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख अधिवेशन है, वो अधिवेशन आप नोट करते रहिए। जैसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हुआ था इसमें? कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 74 मेंबर थे, जिसमें पहले मतलब इसकी पहली जो बैठक हुई थी उसमें 74 मेंबर ने भाग लिया था। दूसरा इसका जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा आपको ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास में। ठीक है, 1885, 86, 87 ये हुए थे। अच्छा, दूसरे जो कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादाभाई नौरोजी ने करी थी। किसने करी थी इसकी? दादाभाई नौरोजी ने। तीसरा हुआ था 1887 में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। अध्यक्षता किसने करी थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो मुस्लिम थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला बैठक जो अगली जो अधिवेशन होता है 1896 में होता है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादाभाई नौरोजी। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? दादाभाई नौरोजी। इसके बाद होता है 1905 में बनारस में। और बनारस अधिवेशन इंपोर्टेंट है 1905 का। बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ? इसके वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। अधिवेशन कौन सा था? बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या होता? बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था। आगे देखते हैं। आगे है 1907 का सूरत अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सूरत अधिवेशन 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? सूरत में। 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। क्या हुआ था इसमें? कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी का विभाजन। नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन होता है? रास बिहारी बोस। इंपोर्टेंट है ये। क्या है? इंपोर्टेंट लिख लेना कि 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन होता है, गर्मपंथी और नरमपंथियों का विभाजन हो गया था। इसके बाद आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्या होता है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। एमसी मजूमदार कौन होते हैं इसके? एमसी मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हो जाता है। लखनऊ समझौता 1916 में। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, कब होता है? 1916 में। इसके बाद आता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करी थी? एनी बेसेंट। अध्यक्षता कौन करा है? एनी बेसेंट। ये कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कब बनी थी? 1917 में। कहां पर? कोलकाता अधिवेशन में। कौन थी? एनी बेसेंट। इसके बाद आता है 1919 का अमृतसर अधिवेशन। आप सब जानते हैं कि 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जलियांवाला बाग था, उसमें हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। तो 1919 में ही अमृतसर में क्या हुआ? एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। आपको डेट याद रखनी है
कहाँ हुआ था वो याद रखना है, और अध्यक्ष कौन थे वो याद रखना है। तो ये 3 चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? डेट, स्थान और अध्यक्ष। तो इन चीजों को आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। 1920 में क्या है? नागपुर अधिवेशन। क्या है? नागपुर अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे? CR दास या फिर चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन होता है, ये भी इंपोर्टेंट है, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी से। किसने करी? महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी किसकी? बेलगांव अधिवेशन की। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है ये जिसमें गांधी जी ने क्या करी? अध्यक्षता करी थी। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी, वो कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। अगला आता है 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? मोतीलाल नेहरू। यही होती है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद आती है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को क्या है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया। किस अधिवेशन में लिया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है 1931 का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। कब हुआ था? 1931 को क्या? गांधी इरविन समझौता। ठीक है। अगला है 1936 में। 1936 में कहा हुआ था? लखनऊ में अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके बाद आता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। आपको याद रखना 1900, ये भी आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये त्याग पत्र दे देते हैं इसकी अध्यक्षता से। ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का, देखो ये पहला क्वेश्चन जो था ये था आपका मॉडर्न इंडिया से। तो मॉडर्न इंडिया में जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, तो मैंने आपको कांग्रेस का पूरा शेड्यूल बता दिया, कैसे कब स्थापना हुई, अध्यक्ष कौन थे, कहाँ स्थापना हुई, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, कितने अधिवेशन हुए, कौन से इंपोर्टेंट अधिवेशन थे। तो कांग्रेस से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको उस क्वेश्चन में कवर करा दिया। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या है? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? किसका? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन अशोक, तीसरा ऑप्शन है बृहद्रथ, चौथा ऑप्शन शतधन्वन। तो बताइए फटाफट से कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ मौर्य वंश के कौन थे? अंतिम शासक थे। अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन, किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो ये किस में शासन करते थे? मगध साम्राज्य था, तो उसी में से एक वंश आता है मौर्य वंश। तो उसमें से जिसकी जो मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश, इस मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। तो नंद वंश को, साम्राज्य को खत्म करके किसकी स्थापना होती है? मौर्य वंश की स्थापना होती है। कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं इसकी स्थापना। ठीक है। तो इसके भी कुछ पॉइंट हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि मौर्य वंश से रिलेटेड। जैसे मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 321 से 185 ईसा पूर्व तक क्या चलता है? मौर्य वंश चलता है। मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। कब करी थी? 321 में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 तक ये शासन करते हैं। यहाँ पे मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं, और चाणक्य की मदद से क्या है, ये नंद वंश को उखाड़ फेंकते हैं। इनसे पहले कौन सा वंश था? नंद वंश। नंद वंश की सत्ता को उखाड़ के इन्होंने खत्म कर दिया, और कौन से वंश की स्थापना करी थी? तो मौर्य वंश की स्थापना करी थी। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। इसके बाद इन्होंने अंतिम समय में क्या हुआ, जब इनका अंतिम समय चल रहा था, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था और श्रावण गोल मेला में ये चले गए थे, यहीं इनका अंतिम संस्कार हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रावण गोल मेला में, और जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था। इसके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार रहते हैं 297 से 273 ईस्वी तक, ठीक है। इन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, आपको लिखना कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। कई एग्जामों में पूछा गया है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? बिंदुसार को। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का संहारक। क्या मतलब होता है अमित्र घात का? शत्रुओं का संहारक। इसका जो मौर्य वंश का सबसे महान राजा हुआ है तो वो है कौन? अशोक महान। सबसे महान राजा कौन हुए हैं? अशोक महान, जिनका शासन रहता है 273 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहता है। ये मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा रहते हैं। मतलब सबसे महान राजा कौन हुए हैं मौर्य वंश के? वो हुए हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के ही काल में 261 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? कलिंग का युद्ध। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 261 ईस्वी में, ठीक है। यही आपको मतलब पॉइंट, कुछ और पॉइंट भी ऐड कर लीजिए, मतलब आप लिख लीजिए, क्योंकि इन्हें अपने राज्य में अहिंसा, धर्म, दया का प्रचार किया था। इन्होंने अपने राज्य में क्या प्रचार किया था? कि अहिंसा का प्रचार किया था, धर्म का और दया का प्रचार किया था। इसके बाद इन्होंने क्या है? धम्म नीति को अपनाया। बौद्ध की जो धम्म नीति थी उसको अपनाया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। तो आपसे पूछा जाता है कि किसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था? तो वो कौन थे? सम्राट अशोक। कौन कौन गया था? पुत्र था इनका महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक के शिलालेखों आपने पढ़े होंगे, शिलालेख की जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहला शिलालेख है जिसमें पशु हत्या के बारे में बताया गया है। अशोक ने बताया कि पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, उस पर बैन लगा दिया गया था। तो ऐसे जो उनके शिलालेख हैं उनमें उन्होंने अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो शिलालेख और स्तंभ लेखों को भारत में उनकी नीतियों का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने अपना शासन कैसे किया था। तो उन्होंने पत्थरों पर लिखवा दिया था उन्होंने कैसा शासन था, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानी है, क्योंकि जो जनपद था जो मौर्य शासन कर रहे थे ये मगध पे शासन कर रहे थे। तो मगध क्या था? जब उत्तर वैदिक काल जैसे समाप्त होता है तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। यही छोटे छोटे राज्य आके मतलब जो छोटे छोटे कबीले होते हैं ये आके आगे जनपद बनते हैं, और यही जनपद आगे आके महाजनपद बनते हैं। तो टोटल प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हुए हैं? टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 16 महाजनपद जो हुए हैं उनकी कौन कौन सी राजधानियां थी। कई बार पूछा जाता है कि बताइए मगध की राजधानी क्या थी, है ना। तो ये सारी राजधानियां आप नोट कर लीजिए कि 16 महाजनपद की कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी कौन कौन सी राजधानियां थी, ठीक है। तो पहला जो महाजनपद आता है अंग महाजनपद होता है, जिसकी अंग की राजधानी होती है क्या? चंपा। अंग की राजधानी है चंपा। और जो अभी आप पढ़ रहे थे मगध, मगध की राजधानी क्या है? राजगीर। बाद में ऐसे पाटलिपुत्र बना दिया गया, ठीक है। जो काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी, ठीक है। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और वज्जी या संघीय गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। और मल्ल की राजधानी कौन सी थी? कुशीनगर या पावा। इसके बाद आता चेदी। चेदी की क्या थी राजधानी? शक्तिमती। ये आपको राजधानी याद रखनी है, कई बार ये सीक्वेंस में मिलाने को आ जाती हैं राजधानियाँ। ये बताइए चेदी की राजधानी कौन सी थी, मगध की राजधानी एक दूसरे से मैच करने के लिए आ जाती हैं। इसलिए मैं आपको सारे जो भी महाजनपद हुए 16 उन सबकी राजधानी आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और वत्स क्या है? एक वंशवाइस की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। इसके बाद आता है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और पांचाल, इसके बाद आता पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिक्षत्र या कंपिल्य। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा। इसके बाद आता अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? पाटन या गोदावरी नदी के तट पर स्थित पाटन, या ऐसे ही बोलते हैं पोतन, ठीक है। इसके बाद आता है अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मती। इसके बाद आता है गांधार। गांधार की क्या है? तक्षशिला। और कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर। और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। तो 16 महाजनपद है, इनकी कौन कौन सी राजधानियां आपने नोट कर ली होंगी, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप बार बार इनका रिवीजन कर सकें कि 16 महाजनपद की कौन कौन सी राजधानियां थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, कि जो मुगल साम्राज्य है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा है शाहजहां। तो जो मुगल साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता को उसको ख़त्म करके मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, तो कौन करता है, तो बाबर स्थापना करता है। किसकी, मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं बाबर। कब, 1526 में। बाबर क्या है, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। मुगल साम्राज्य से पहले दिल्ली सल्तनत होती है, दिल्ली सल्तनत अपना रूल करती है, जैसे जिसमें पहला गुलाम वंश होता है, खिलजी वंश, तुगलक, सैयदन, लोधी वंश, ये सारी डायनेस्टी होती हैं, अपना रूल करती हैं। उसके बाद आता है क्या, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, बाबर। तो बाबर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, बाबर के बाद कौन आया, वो भी आप फटाफट से नोट कर लीजिए। देखिए बाबर कब आता है, बाबर आता है 1526 से 1530 तक। और क्या होता है, पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, 1526 में होती है पानीपत की पहली लड़ाई। आपको शायद पता होगा कि पानीपत की टोटल कितनी लड़ाई हुई है, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। ठीक है, पहली लड़ाई है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी तीसरी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि दूसरी और तीसरी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी। तो बाबर का कार्यकाल कब से कब तक रहता है, 1526 से 1530 तक। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं 2 बार शासन करता है, एक 1530 से 1540 तक। इसके बाद हुमायूं को शेर शाह सूरी के द्वारा हरा दिया जाता है। फिर से हुमायूं अटैक करता है और 1555 से 1556 तक फिर से इंडिया पर शासन करता है अपना। हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर करता है शासन 1556 से 1605 तक। ठीक है, इसने दीन ए इलाही की स्थापना की। किसने, दीन ए इलाही की स्थापना करता है मुगल शासक कौन, अकबर। आपको ध्यान रखना है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने करी थी, वो करी थी अकबर ने। अकबर का शासन कब से कब तक रहा था, 1556 से 1605 तक। 16 अकबर के बाद आता जहांगीर। जहांगीर का शासन रहता है 1605 से 1627 तक। इसके बाद आता शाहजहां। शाहजहां का शासन रहता है 1626 से 1628 से 1658 तक। इसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब का शासन रहता है 1658 से 1707 तक। और इसके बाद आता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर रहते हैं 1837 से 1857 तक। और 1857 में आप जानते हैं एक महान क्रांति हुई थी। क्या हुआ था 1857 में, 1857 की क्रांति हुई थी। और इसका जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो आपने ये सारा नोट कर लिया होगा किसका शासन कब से कब तक रहा था। पहले आया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको ये क्रम भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है कि पहले कौन आया, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। ये क्रम भी पूछ लेता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बादशाह खान किसे कहा जाता है। बादशाह खान किसे कहा जाता है, कब पूछा गया एनटीपीसी में, हाँ 2021 में पूछा गया था कि बादशाह खान किसे कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, या फिर अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, या खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर खान अब्दुल वली खान। तो बादशाह खान की उपाधि किसे दी जाती है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन सी उपाधि दी जाती है, बादशाह खान की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान को दी जाती है। ठीक है, किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनके लिए कुछ इन्होंने क्या क्या किया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1890 में पेशावर में, जो पाकिस्तान में है ना जगह पेशावर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था 1890 में पेशावर में। और 1988 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट आप नोट करके चलना कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको भारत रत्न कब मिला था, 1988 में जब इनका निधन हो गया था। तो उसके बाद मरणोपरांत इनके लिए क्या है, भारत रत्न, यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला था, भारत रत्न सम्मान। इन्हें क्या है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्या है ना, सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जानते हैं हम। क्या नाम, दूसरा नाम क्या है इनका, सीमांत गांधी। इन्होंने एक संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार। इन्हें खुदाई खिदमतगार, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उन्हें खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने। ये कौन थे, भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक महान नेता थे। जो भारत की लड़ाई हुई थी आज़ादी की, तो इसके ये एक महान नेता थे। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आपने पढ़ा था अकबर, हुमायूं, बाबर, ये सब। तो इसका पूछा है कि जो हुमायूं है इसका मकबरा कहाँ स्थित है।
बताइए फटाफट से, जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। आप कभी दिल्ली गए होंगे तो आपने हुमायूं का मकबरा जरूर देखा होगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, तो कुछ मकबरे हैं वो भी लिख लीजिए। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा है काबुल या फिर अफगानिस्तान में। इसके बाद हुमायूं का मकबरा आपको पता है दिल्ली में है। इसके बाद अकबर का मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा या फिर आगरा में। आगरा में एक जगह पड़ती है सिकंदरा, वहाँ पर किसका मकबरा है? अकबर का। अकबर के बाद जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो वो है लाहौर पाकिस्तान में। इसके बाद नूरजहां का मकबरा, नूरजहां, नूरजहां का मकबरा है लाहौर में पाकिस्तान में। शाहजहां और मुमताज महल का मकबरा कौन सा है? ताजमहल। जो ताजमहल है वो किसका मकबरा है? शाहजहां और मुमताज महल का मकबरा कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आता है औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? खुलदाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन सी जगह? खुलदाबाद। इसके बाद बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर है? यांगून म्यांमार में। तो ये मकबरे भी आप नोट कर लीजिए कि कौन सा मकबरा आपसे किस शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो मैंने सारे मकबरे आपको लिखवा दिए हैं। बाबर का, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, इनका कहाँ का मकबरे थे आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया जाता है? जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम किसे जाना जाता है कि मतलब पहली लड़ाई हमारी स्वतंत्रता के लिए कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, बंगाल विभाजन, अभी आपने पढ़ा था बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब? लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उसके बाद ऑप्शन हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा तीसरा ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी तो उसका प्रथम युद्ध कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, या फिर इसे ही कहते हैं 1857 की महान क्रांति। तो इस महान क्रांति में कि कौन नेता कहाँ से लड़ रहा था, उत्तर प्रदेश से कौन नेता था, दिल्ली से कौन नेता था, बिहार से कौन नेता था, तो ये सारे आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, उत्तर प्रदेश में झांसी से नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इस जगह जगह का नेतृत्व पूछा जाता है कि यहाँ यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो वो भी आप फटाफट से लिख लीजिए कि कौन नेता कहाँ से कर रहा था। देखो, विद्रोह का स्थान, ठीक है, विद्रोह का स्थान, भारतीय नेता और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबाया। जो ब्रिटेन के अधिकारी थे उन्होंने विद्रोह को दबाने का काम किया था। देखो, पहला है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे जो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इसे दबाने का काम किसने करा था? तो वो करा था जॉन निकोलस ने। निकोलस इस विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद आता लखनऊ, कि लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। लखनऊ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि लखनऊ से कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। इसे दबाने का काम किसने किया था? वो किया था हेनरी लॉरेंस ने। ठीक है। अच्छा, कानपुर से कौन कर रहा था? तो कानपुर से कर रहे थे नाना साहेब। नाना साहेब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का? वो कर रहे थे कानपुर से कौन कर रहे थे? नाना साहेब। और दबाने का काम कौन कर रहा था? सर निकोलस कैंपवेल इसका दबाने का काम कर रहे थे। इसके बाद आता झांसी। झांसी से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। और ग्वालियर से कौन था? तात्या टोपे। ग्वालियर से कौन था? तात्या टोपे। ठीक है। और इसे दबाने का काम किसने किया? ये विद्रोह को दबाने का काम किया था जनरल ह्यूरोज ने। किसने करा था? जनरल ह्यूरोज ने इस आंदोलन को दबाने का काम किया था। अच्छा, बरेली से कौन थे? ये पीसीएस में पूछा गया था। बरेली अभी जो पिछली बार पीसीएस का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था कि बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका सही आंसर है खान बहादुर खान। कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? बरेली से। और बरेली में से दबाने का काम किसने करा था? सर कॉलिन कैंपवेल ने। कैंपवेल ने बरेली में इस विद्रोह को दबाने का काम किया था। और कौन नेतृत्व कर रहे थे? खान बहादुर खान। इसके बाद आता है इलाहाबाद और बनारस से कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली खान कहाँ से थे? बनारस और इलाहाबाद से। इसे दबाने का काम किसने करा था? कर्नल, कौन है? कर्नल ऑनसेल ने। ठीक है। और बिहार,
बिहार अगर आप बीपीएससी देना चाहते हैं या बीपीएस बिहार का पीसीएस या बिहार का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। और इनके एक भाई थे अमर सिंह। कौन थे? तो ये दो लोग थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, आपको ध्यान रखना। उन्हें दबाने का, इस विद्रोह को दबाने का काम किसने करा? तो विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। ये चार्ट जो मैंने लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया हो, 1857 क्रांति से कोई क्वेश्चन आया हो, तो इन सारे ही पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि दिल्ली से कौन था, लखनऊ से कौन था, कानपुर से कौन था, झांसी से कौन था, ग्वालियर से, बरेली से, बनारस से, इलाहाबाद से, बिहार से। तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का शिलालेख उत्तर पश्चिमी सीमा। अभी आपने अशोक के बारे में पढ़ा था कि अशोक जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, कौन? अशोक। तो उसने जो शिलालेख लिखे थे, अशोक के जो शिलालेख हैं, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में किस लिपि में लिखा गया? जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वो किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन है हमारा प्राकृत लिपि, ब्राह्मी, संस्कृत या खरोष्ठी। बताइए फटाफट से कि जो शिलालेख है उत्तर पश्चिमी सीमा के किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। कौन सा, किस लिपि में लिखे गए हैं? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के, तो वो लिखे गए खरोष्ठी लिपि में। अच्छा, कौन सी भाषा थी अशोक की? तो वो थी प्राकृत भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं कि जो अशोक था उसके शासन में एक बौद्ध संगति हुई थी। जैसे बौद्ध धर्म आया था, जब बौद्ध 483 में जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद बौद्ध संगति हुई थी। तो उन्हीं में से एक संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो वो अशोक के शासनकाल में कौन सी संगति हुई थी वो भी लिख लीजिए, और इसमें जो टोटल बौद्ध में कितनी संगति हुई थी वो भी लिख लीजिए आप। तो पहली बौद्ध संगति कब होती है? क्या पहली बौद्ध संगति कब होती है? तो वो होती है 483 में। कब होती है पहली बौद्ध संगति? 483 में पहली बौद्ध संगति होती है। कब? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद होती है। तो 483 में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु होती है, उसके बाद ही बौद्ध संगति होती है। बौद्ध संगति इसलिए हुई थी कि जब गौतम बुद्ध नहीं रहे थे, तो उन्होंने जो अपना प्रवचन दिए थे, वचन दिए थे कि कैसे कैसे जीवन में क्या परेशानियां आती हैं, तो उनके जो प्रवचन थे उनको संकलित करने के लिए कि उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी, तो उनको लिखने के लिए एक संगति हुई थी कि जो बौद्ध है हमारे, उन्होंने क्या क्या बताया था वो सारी नोट करी गई थी। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 में। और ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, वर्तमान बिहार में। जो वर्तमान में बिहार राजगृह जगह है, तो पहली बौद्ध संगति यहीं ऊपर होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है महाकश्यप। आपको ध्यान रखना है कि पहली बौद्ध संगति हुई थी तो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। और किसके संरक्षण में हुई थी? तो अजात शत्रु के संरक्षक में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, धम्म हैं, उनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? धम्म, या फिर उनके नियमों को संकलित करने के लिए ये पहली बौद्ध संगति हुई थी। इस पहली बौद्ध संगति में ही क्या है, एक पिटक बना था, पिटारा विनय पिटक। क्या? विनय पिटक में इनके नियमों को संकलित किया गया था। तो विनय पिटक की स्थापना बनता है कब? पहली बौद्ध संगति में। इसके बाद होती है दूसरी बौद्ध संगति 383 में। दूसरी बौद्ध संगति कब होती है? 383 में, यानी कि 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगति होती है। कहाँ पर होती है? ये भी बिहार में होती है, वैशाली में। कहाँ होती है दूसरी बौद्ध संगति? वैशाली में। इसके अध्यक्ष होते हैं सब्बागामी। कौन होते हैं दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष? सब्बागामी। और किसके संरक्षण में होती है? कालाशोक के संरक्षण में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बौद्ध भिक्षुओं के आचरण और नियमों को लेकर विवाद हुआ, उसे सुलझाने के लिए ये क्या है? बौद्ध संगति हुई। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, एक महायान और एक हीनयान। कौन से? एक महायान शाखा हो गई थी बौद्ध धर्म की, दूसरी शाखा कौन सी थी? हीनयान शाखा। तो बौद्ध जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, आपको ये। और जो तीसरी बौद्ध संगति होती है 250 में, 250 ईसा पूर्व होती है दूसरी तीसरी बौद्ध संगति। इसके कहाँ होती है? पाटिलपुत्र, वर्तमान ये भी बिहार में ही होती है, पाटिलपुत्र में। इसके अध्यक्ष होते हैं मोगली पुत्रक तीस्त। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके? मोगली पुत्र तीस्त।
और किसके संरक्षण में होती है? तो महान सम्राट अशोक के संरक्षण में होती है। ठीक है, जो तीसरी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में होती है? महान सम्राट अशोक के संरक्षक में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म से भ्रष्ट और भटके हुए विचारों को दूर करना और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धम्म मिशनों को विभिन्न देशों में भेजना, कि जो हमारा बौद्ध है उसे अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म को जाने और उसे अपनाएं। ठीक है, ये तीसरी बौद्ध संगति में कार्य हुआ था। चौथी बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी पूर्व, फर्स्ट सेंचुरी में। कब होती है चौथी बौद्ध संगति? ठीक है, लगभग 78 ईसा पूर्व। कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। ये चौथी बौद्ध संगति होती है कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विश्वामित्र इसके अध्यक्ष होते हैं, या फिर और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अध्यक्ष हैं विश्वामित्र और उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। किसके संरक्षण में होती है? तो कनिष्क के संरक्षण में होती है। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का एक राजा था। कुषाण वंश का राजा कौन था? कनिष्क था। इसी के कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति होती है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का संरक्षक में अनुवाद और महायान बुद्ध धर्म को औपचारिक रूप से विकास। जो महायान या दूसरी बौद्ध संगति में महायान और हीनयान में बढ़ गया था जो बौद्ध धर्म, तो इसी के बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से विकास हुआ किसका? महायान का। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, दिल्ली सल्तनत का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें तुगलक वंश का शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश ने अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से दौलताबाद। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित कर ली? दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो वो कौन सा शासक हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो ये होते हैं दिल्ली के राजवंश। आपने पढ़े होंगे दिल्ली में कुल 5 राजवंश हुए हैं। तो कौन कौन से? पहला होता है गुलाम वंश। पहला राजवंश कौन सा होता है? गुलाम वंश। ठीक है, पहला राजवंश है गुलाम वंश। इसकी स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन किसकी स्थापना करता है? गुलाम वंश की। इसका टाइम पीरियड रहता है 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक कौन शासन करता है? गुलाम वंश। स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बाद आता है गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश या फिर खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से 1320 तक कौन रहता है? खिलजी वंश। इसकी स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस वंश की स्थापना करते हैं? तो वो करते हैं खिलजी वंश की या फिर खिलजी डायनेस्टी की। इसके बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा आता है? तुगलक वंश। ये इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? तो 1320 से 1414 तक। इसकी स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश या फिर सैयद डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड रहता है 1414 से 1451 तक। इसकी स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना करता है खिज्र खान। खिज्र खान किसकी स्थापना करता है? तो वो करता है सैयद वंश की। इसका टाइम पीरियड कब तक है? 1414 से 1451 तक। तो सबसे इसका लास्ट शासन होता है लोधी वंश। लोधी वंश की जो टाइम पीरियड है ये रहता है 1451 से 1526 तक। और इसकी स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी। तो जो लोधी वंश का शासक होता है इब्राहिम लोधी, इस इब्राहिम लोधी को ही हराकर बाबर किसकी स्थापना करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? तो बाबर। कब करता है? दिल्ली वंश का जो अंतिम डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, इसका एक शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हराकर किसकी? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करता है 1526 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के विभाजन की घोषणा किस तारीख को की गई थी? कि जो भारत विभाजन की घोषणा किस तारीख को की गई थी? जो भारत बढ़ गया था, भारत और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन स्टेट बने थे, तो वो कौन इसकी जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 3 जून 1947, तीसरा ऑप्शन 17 जुलाई 1947 और चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन से, मतलब 3 जून की घोषणा को
माउंटबेटन की घोषणा के नाम से भी हम जानते हैं। तो 3 जून को घोषणा कर दी गई थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया या फिर भारत, तो 2 भागों में बांट दिया जाएगा। कब घोषणा की गई थी? तो 3 जून 1947 को। और इसी घोषणा को क्या किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो 2 डेट आपको याद रखनी है संविधान के लिए। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए फटाफट से, गुरुदेव की उपाधि इनको किसने दी थी? तो इनको दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी किसे गुरु मानते थे? अपना रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा कुछ आंदोलन थे वो चलाए गए थे। तो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था, क्या डेट थी, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रोल, ठीक है। तो ये सब सारे एक्ट जो मतलब इन्होंने जो अपने आंदोलन चलाए थे, तो वो आंदोलन नोट कर लीजिए आप कि जो गांधी जी का पहला आंदोलन था इंडिया में, कौन सा था? चंपारण आंदोलन। इससे पहले 1915 में गांधी जी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 1915 में। ठीक है, तो 1915 में आके गांधी जी ने इंडिया के अंदर पहला आंदोलन कौन सा किया था? तो वो किया था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन क्यों किया था? क्योंकि इसे नील की खेती में जबरन मजदूरी, इसे कि हम क्या, तिनकठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तिनकठिया प्रणाली का मतलब ये था कि जो भूमि होती थी इसमें से 3 हिस्से में तो क्या नील की खेती करनी होती थी, 1 हिस्से में अपने खाने के लिए खेती करते थे। तो गांधी जी का, क्योंकि जब नील की खेती करते हैं तो इस जो भूमि होती है उसकी जो उर्वरकता होती है वो खत्म हो जाती है नील की खेती से। तो अंग्रेजों ने कर रखा 3 प्रणाली लागू कर रखी थी कि 3 हिस्से में तो आप नील करोगे और 1 हिस्से में क्या, आपने खाने के लिए जो भोजन होता है उसकी खेती करोगे। तो इसी के लिए, इसी के विरोध में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अंग्रेजों ने किसानों की मांगें मानी और गांधी जी को भारत में पहला आंदोलन था जो आंदोलन किया था। तो अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मानी थी और इस तिनकठिया प्रणाली को इन्होंने समाप्त किया था। और गांधी जी का ये कौन सा था? भारत में पहला आंदोलन था। आपको नोट करना है कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? वो था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद आता है दूसरा आंदोलन, कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था खेड़ा? 1918 में। आपको क्रम याद रखना है, पहला 1917 चंपारण, 1918 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में क्या था? किसानों पर अत्यधिक कर और अकाल की स्थिति थी। कहाँ पर हुआ था? खेड़ा, गुजरात में। और परिणाम क्या था इसका? सरकार ने कर वसूली की छूट दे दी थी। ठीक है, इसके बाद आता है अहमदाबाद मील हड़ताल। क्या है? अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में होती है। मजदूरों को उचित वेतन न मिल रहा, मतलब जो मजदूर थे उन्हें क्या, जो काम कर रहे थे जिस मिलों में, उन्हें उचित वेतन नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए उन्होंने विरोध किया और उन्हें क्या है 35% तक वेतन में क्या हुई? वृद्धि करवाई थी। किसने? गांधी जी ने। तो गांधी जी के ये आपको आंदोलन याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता रोलेक्ट एक्ट 1919, रोलेक्ट सत्याग्रह। इसमें क्या था कि रोलेक्ट एक्ट में बिना मुकदमे के किसी को भी क्या है गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना अपील, बिना दलील का कानून कौन सा था? मतलब कि किसी को भी उठा लो, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। तो ऐसा कानून कौन सा था? रोलेक्ट एक्ट। तो इसका विरोध किया था गांधी जी ने। परिणाम था कि आंदोलन तेज हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग 1919 में कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो जनता ने, मतलब कि जो इतना बड़ा कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला की, कई लोग इसमें मारे गए। तो जनता को झकझोर दिया था इसमें। इसके बाद आंदोलन आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 से 1922 तक का जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। मुख्य कारण था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और ब्रिटिश संस्थानों से त्याग पत्र देना। जो ब्रिटिश संस्थानों में लोग काम कर रहे थे उनसे त्याग पत्र दे दो। और क्या है, जो विदेशी वस्त्र आ रहे हैं, ब्रिटेन से जो वस्त्र आ रहे हैं उनका क्या है बहिष्कार करो। तो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। जो ब्रिटेन के लोग हैं उनका सहयोग ना करें, उनका क्या करें? असहयोग करें। तो ये इसकी समाप्ति हुई थी
चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 के बाद, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या है वापस ले लिया था। तो चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था, तो इसी चोरी चोरा कांड के बाद ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब से कब तक? 1930 से 1934 तक। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक टैक्स पर किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद चलता है भारत छोड़ो आंदोलन। कब होता है? 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, इसी के दौरान। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या है भारत छोड़ो का नारा दिया था गांधी जी ने इसी आंदोलन में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और क्या किया था? ठीक है, इसका परिणाम क्या था कि आंदोलन व्यापक स्तर पर फैला, लेकिन अंग्रेजों ने दमन किया था। जैसे ये आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, तो 1942 में जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो कैसे भी अंग्रेजों को पता चल गया कि ये 1942 में आंदोलन स्टार्ट करने वाले, तो आंदोलन स्टार्ट होने से पहले ही इसके जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और जितना जो आंदोलन होना था उतने बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं हो पाया था। तो इसका दमन अंग्रेजों ने पहले ही कर दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, तो यही हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो इनका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको लिखा है वो भी आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। जो मैंने आपको अलग से स्लाइड में जो आपको एडिशनल पॉइंट लिखवाए आपको ने उनका स्क्रीनशॉट लिया होगा, ताकि आपको मतलब जो आप एग्जाम दे रहे हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप सब जानते हैं कि यूपीएसआई और कांस्टेबल का सरकार ने ट्वीट के थ्रू बताया है कि कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो एसआई का मौका है। जो बच्चे यूपी कांस्टेबल में इस बार चूक गए हैं उनके लिए एक शानदार मौका है, शानदार अवसर है। तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम यूपीएसआई के लिए बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे आपके लिए पेड कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से एसआई का कांस्टेबल का एकदम अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। सिलेबस आप सबको बताइए कि हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, जी के जीएस आता है, तो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट कराएंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से बस करते रहिए आप। ठीक है, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।